अस्सलाम वालेकुम। लास्ट डायरी में सभी दोस्तों को हम खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आज हम पढ़ेंगे जो कि रिट जुरिस्डिक्शन होती है उसका हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और जो लॉ गेट में जो अंडर आर्टिकल 199 जो 199 के तहत जो भी सवाल आते हैं, कौन सी रेट किधर लगेगी, ये हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिट और ऑर्डर्स विच इंक्लूड्स। तो कुल मिला के टोटल हमारे पास 199 आर्टिकल के तहत हमारे पास 5 रिट्स हैं हाई कोर्ट की। नंबर 1 है द रिट ऑफ मंडामेंट्स, जिसमें ये होता है कि वही कमांड जो भी होते हैं जो जिधर भी हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो तो हम रिट ऑफ मंडामेंट्स दायर करते हैं हाई कोर्ट में। जिधर हमारा कोई भी कानूनी काम कोई भी ना करे तो इस हिसाब से हम रिट ऑफ मंडामेंट्स दायर करते हैं। उसके बाद है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। यह क्या है, कोई भी अगर इदारा अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहा हो तो उसको रोकने के लिए हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन दायर करते हैं। जैसे कि अब ऐसा कहें कि अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कुछ किसी का कोई अपने प्रोसेस के हट के किसी का कोई बिल्डिंग या घर वगैरह जो भी अगर वो गिरा रही हो तो उसका जो भी हमें उसको रुकवाने के लिए हम कोर्ट में चले जाते हैं। या कोई भी अगर किसी भी पाकिस्तान के कोई भी जिधर उसकी जुरिस्डिक्शन हो हाई कोर्ट की, उधर वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन दायर कर सकता है। उसके बाद है रिट ऑफ सर्शोरी, जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ एक्शन कहते हैं, जो कि ये कहता है कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई ड्यूटी के दौरान कोई वगैरह कुछ ने किस इख्तियार के तहत वो कुछ काम किया है जिसके तहत उसने जो काम उसको करना था वो उस काम से हट के, जैसे कि अल्ट्रा वायरस जाके उस काम से अपनी जो उसके पास इख्तियार आते हैं और या वो पावर वगैरह है तो उसके हट के जाके कोई वगैरह जो अपनी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करे तो हम उसके खिलाफ रिट ऑफ सर्शोरी दायर करते हैं। उसके बाद है क्यू वारंटो, जो हम दाखिल करते हैं कि अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस, मतलब किस ऐसे कहें कि किस कानून के तहत आपने ये जो ऑफिस वगैरह है संभाली हुई, या इसका जो आप कि क्लेम करते हैं कि ये इस पोजीशन के लिए। सो हम उसका कहते हैं जो क्यू वारंटो होता है उसमें यही होता है कि अंडर व्हाट अथॉरिटी, मतलब किस इख्तियारात के तहत आप इस अपनी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। जो कि ऐसे हमने पहले भी पढ़ के आए हैं, जो कि पहले जो रिट ऑफ क्यू वारंट तो लगी थी वो थी गुलाम मोहम्मद, जो कि मौलवी तमीज़ुद्दीन वाले केस में जो कि गवर्नर जनरल था उस पर लगी थी कि किस इख्तियार के तहत आपने जो असेंबली डिसॉल्व की है। और उसके बाद ये भी जो भी हो के मुशर्रफ का हमने देखा था कि जो जिसने इमरजेंसी लागू की थी कि उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव बना था विदाउट लॉफुल अथॉरिटी के। कोई भी मतलब गैर कानूनी जैसे कहें कि कोई ऐसा अमल करे जिसके तहत हम कोई आके पोजीशन में बैठा हो तो उसके खिलाफ हम रिट ऑफ क्यू वारंटो हाई कोर्ट में दाखिल करते हैं। उसके बाद है हेबियस कॉर्पस, मींस कोई भी अगर जो कि इलीगल डिटेंशन जगह अगर किसी बंदे को किसी अपने तहफ़्फ़ुज़ में या अपने गैर कानूनी तरीके से अपने पास उसको रखे डिटेंट करके तो उसके हम खिलाफ डिटेंशन दाखिल करें। उमूमन ये होता है कि आपने देखा होगा कोई मिसिंग पर्सन हो या चाहे पुलिस वगैरह कोई अगर जिसका होता है 24 आवर्स के टाइम पीरियड में आपने किसी भी बंदे को अगर गिरफ्तार किया तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर कोई भी पुलिस या ऐसी कोई भी एजेंसी हो को उसको हम किसी बंदे को छुड़वाने के लिए या उसकी मालूमात लेने के लिए वो बंदा है कहाँ किस ब्याह पे आपने उसको अपनी कस्टडी में लिया तो हम रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस दायर करते हैं। उसके बाद है अनडाउटली द रिट जुरिस्डिक्शन इज एन अनडिस्पेंसेबल वेपन विद द जुडिशरी टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगलिटी ऑफ द एक्शंस एंड इनएक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इसे हम बिना शक शुबे के साथ कह सकते हैं जो हम भी जो फाइल हमें रिट दी गई है हाई कोर्ट की तरफ से, वैसे तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई हैं जो हाई कोर्ट भी मेन से इस्तेमाल करता है कि जो इसी तरह कोई भी अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान का कोई भी अगर इदारा कैसी जो अपनी जो उसकी हदूद हैं उसके ऐसा कहें कि उसको क्रॉस करके कोई ऐसा अमल करता है तो उसके बाद हम ये हमारे पास एक ऐसा वेपन है कि जिसके तहत हम उसको रूल ऑफ लॉ के अंदर लेके आते हैं। उसके बाद इट कंक्लूड्स दैट द फ्रेम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव कन्फर्म्ड ऑन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन ऑन हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 199 for the enforcement of fundamental rights guaranteed under the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973। इसका अगर हम नजूल कर लें तो जो भी हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो कि पीछे पढ़ के आए थे आर्टिकल 8 से लेके 28 आर्टिकल तक, अगर कोई भी इसमें से फंडामेंटल हमारा वायलेट्स हुआ हो, अगर कोई भी ऐसी कोई रेमेडी अवेलेबल ना हो तो हम
199 आर्टिकल के तहत हम रिट ऑफ कोई भी इनमें से रिट ऑफ हो, चाहे मंडामेंट्स हो, प्रोहिबिशन हो, रिट ऑफ सर्चोरी हो, और रिट ऑफ ऐसा कहें कि क्यू वारंट हो, और फिर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस हो, तो हम उधर हाई कोर्ट में दाखिल करते हैं। उसके बाद अगर अब हम इसमें डीप में पढ़ते हैं तो आर्टिकल 199 जो क्लास 1 के तहत सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट में इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट नो अदर एजुकेट रेमेडी इज प्रोवाइडेड बाय द लॉ। अगर हम जब दायर करते हैं तो हमें ये खुद भी पता हो तो हाई कोर्ट भी इसी बात को कंफर्म करती है कि चाहे वाकई कोई भी ऐसा और कानून नहीं है जिसके तहत ये उस इदारे या उस कोर्ट में जाके वो रिलीफ ले सकता था, अगर ना तो उसी पे फिर वो जो एडमिट करती है जो हम रिट दायर करते हैं। उसके ऐसा कहें कि अब आता है ए में आते हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीड पार्टी मेक इन ऑर्डर। अब जो होता है जो सुमो जो होता है जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो चाहे ऐसे भी कोई भी हो तो वो सुमो जो उसका लेके उसका दायरा वगैरह चेक करती है, किसी भी दायरे का आता है किस कानून तहत अपने आप ही चेक करती है। अब हाई कोर्ट के पास है, अगर हाई कोर्ट के पास ये इसी हम बहस में नहीं पड़े, हाई कोर्ट के पास सुमो जो का कोई इख्तियार नहीं है, उसको अगर कोई भी जगह एक्शन जबकि एक्शन लेना पड़ेगा तो उसको रिट ऑफ एंड जो भी एग्रीड पार्टी है जिसको लगता है कि यार मेरे हिसाब से मेरे साथ नाजायज़ी हुई है या कुछ ऐसा मेरा जो ये राइट है ये वायलेट हुआ है, तो वो एग्रीड पार्टी बन के एप्लीकेशन दायर कर सकता है हाई कोर्ट में जो कि एक आर्डर लेने के लिए। उसके बाद है आई में डायरेक्टिंग अ पर्सन परफॉर्मिंग विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट फंक्शनिंग इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन प्रोविंस और लोकल अथॉरिटी। अगर वो जो भी कोई अदारा जो कि अपनी ड्यूटी अंदाज कर रहा है या उसको समझ सकता है कि जो भी कोर्ट को उसी की हदूद में ही वो आती है, जिधर भी कोर्ट हो तो हम उधर ही उसका दायर करेंगे रिट। Declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing function in connection with the affairs of the federation branch, कोई भी हो, अगर जो वो फेडरल गवर्नमेंट में आता हो, प्रोविंशियल या ऐसी कोई अथॉरिटी जिसकी ऐसे कहें कि कोई लॉफुल अथॉरिटी ना हो जो उसने काम किया है, वो ऐसा कहें कि जो भी आता है कानून से हटके है, जैसे हम रिट ऑफ मंडामेंट्स दायर करते हैं। बी में कह रहा है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट अ पर्सन इन कस्टडी विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन द कोर्ट बी ब्रॉट बिफोर इट। जो भी अगर किसी भी बंदे को अपनी कस्टडी में जो कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन उसी कोर्ट में आती है, हम उधर ही वो दायर करेंगे। जो कि किसी भी बंदे को अगर उसने लॉफुल अथॉरिटी के हट के जाकर उसको गिरफ्तार वगैरह अपनी कस्टडी में रखा है, फिर चाहे पुलिस हो या कोई भी एजेंसी हो या कोई भी बंदा हो। टू में कहता है रिक्वायरिंग अ पर्सन विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट होल्डिंग और परपोर्टिंग टू होल्ड एन अ पब्लिक ऑफिस टू शो अंडर व्हाट अथॉरिटी ऑफ द क्लेम टू होल्ड दैट ऑफिस। अब हम पीछे पढ़ के आए थे जो रिट ऑफ क्यू वारंटों में था अंडर व्हाट अथॉरिटी, किस तरह आपने जो पोजीशन ये संभाली हुई है, ऑफिस आपने होल्ड की है, किस तरह आपने संभाली, तो इसी के हम वजह से जो क्यू वारंटों की रेट दायर करते हैं। उसके बाद सी में कहता है on the application of any agreed person make an order giving such direction to any person or authority including any government exercising any power or performing any function in or in relation to any territory within the jurisdiction of that court as may be appropriate for the enforcement of any fundamental rights confirmed by the chapter 1 of part 2। जो भी अगर एग्रीड पर्सन है जो कि समझ सकता है कि मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हुए हैं, तो वो चैप्टर 1 पार्ट 2 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स पहले भी बताया गया, आर्टिकल 8 से लेकर 28 आर्टिकल में जो कि बताए गए हैं, इनके तहत कोई भी अगर फंडामेंटल राइट हमारा वायलेट हुआ है तो उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू मूव हाई कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स कंसर्न बाय द चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 2 शैल नॉट बी एब्रिगेट। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो कि राइट दिया गया हाई कोर्ट को वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए जो कि चैप्टर 1 में है, वो उसका कोई भी ताल्लुक ना हो, उसको एब्रिगेट किया गया, उससे छीना जाए। क्लास 3 में कहता है नादर शल नॉट बी मेड अंडर क्लास 1 ऑन एप्लीकेशन मेड बाय आर इन रिलेशन टू अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान और हु इज फॉर द टाइम बीइंग सब्जेक्ट टू एनी लॉ रिलेटिंग टू एनी ऑफ दोज फोर्सेज इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, in respect of any matter arising out of his service or in respect of any action taken in relation to him as a member of armed forces of Pakistan or as a person subject to such law। कोई भी ऐसा अगर जो आर्डर नहीं किया जाएगा जो कि क्लास 1 में था, उसी अगर बंदा कोई भी जो कोई रिलेशनशिप में ऐसा पर्सन जो कि किसी जो हथियारबंद हमारी फौज हैं उनके साथ अगर कोई हो, इसमें उसका बंदा हो या ऐसा कहें कि जो भी अगर ऐसी कोई शर्त शुरू उसमें थी या ऐसा कोई जिसमें उसी के तहत होता तो उनके खिलाफ जो कि है ये आर्टिकल जो कि कहता था कि 199 ये एप्लीकेबल नहीं होगा।
उसके बाद है क्लास 4 में वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड टू हाई कोर्ट फॉर एन ऑर्डर अंडर पैराग्राफ ए और पैराग्राफ सी ऑफ क्लास 1 एंड जो भी एप्लीकेशन जो कि बनाई गई थी वो कि हाई कोर्ट के अंडर पैराग्राफ ए और सी में जो क्लास में 1 में बताई गई थी उसी के तहत होगी। बी पैराग्राफ में कह रहा है द मेकिंग ऑफ एन इंटरिम ऑर्डर वुड हैव द इफेक्ट ऑफ द प्रीजुडिसिंग और इंटरफेयरिंग विद द कैरिंग आउट ऑफ पब्लिक वर्क और अदरवाइज बीइंग हार्मफुल टू पब्लिक इंटरेस्ट और स्टेट प्रॉपर्टी ऑफ इम्पेडिंग द असेसमेंट और कलेक्शन ऑफ पब्लिक रेवेन्यूज। जो भी कोई ऐसा इंटरिम ऑर्डर करता है उसका वही इफेक्ट होगा जो कि ऐसा करेंगे इंटरफेयरिंग कैरिंग ऑफ कोई भी जगह वर्क को उसका जो कि पब्लिक वर्क हो सवाए अगर वो हार्मफुल ना हो तो अलबत्ता इसके जो भी हो पब्लिक रेवेन्यू करने के लिए ये उस पर नाफिज नहीं होगा। The court shall not make an interim order unless the prescribed law officer has given notice of the application and he or any person authorized by him in that behalf has had an opportunity of being heard and the court for reason to be recorded in writing is satisfied with the interim order। कोई भी कोर्ट ऐसा ऑर्डर नहीं करेगी इंटरिम ऑर्डर सवाल उनके कि जो कि कानून में बताया गया कि जो भी उसका ऑफिसर होगा पहले वो नोटिस देगा उस एप्लीकेशन के तहत, बाद में जाके उसकी रिकॉर्डिंग राइटिंग होगी, उसके बाद अगर कोर्ट समझे तो उसके बाद वो इंटरिम ऑर्डर कर सकती है। वुड नॉट हैव सच इफेक्ट एज एफरोसेड would have the effect of suspending an order or proceeding with on the face of records without jurisdiction के तहत अगर ना भी हो तो उसका वही जेकर जबकि पता हमें चले कि उसका साइम ही प्रोसीडिंग होगा जो कि उस विदाउट जुरिस्डिक्शन के तहत था। For an interim order made by the High Court on application made to it to question the validity of legal effect or of any other made proceeding taken or done by any authority or person which has been made taken or done purports to have been made taken or done under law which is specified in part 1 of first schedule। कोई भी ऐसा जो कि इंटरिम ऑर्डर हाई कोर्ट की तरफ से जो कि एग्रीड पार्टी जो कि ऐसा कहें कि उसने एप्लीकेशन आके देखी कि किस अथॉरिटी के तहत ये काम करा है तो अगर वो जो भी बताया गया जो कि फर्स्ट शेड्यूल में था उसी के तहत हाई कोर्ट वगैरह उसका आर्डर जारी कर और उसी केस का एक फैसला वगैरह होगा जो कि पीरियड बताया गया है 6 माह वगैरह है उसके उसी हिसाब से जब वो आर्डर किया गया था। Provided the matter shall be finally decided by the High Court within 6 months from the day on which the interim order is made। जब भी इंटरिम ऑर्डर होगा तो जो कि हाई कोर्ट पाबंद होगा उसका जो भी मसला होगा उसका विदिन 6 मंथ के अंदर ही उसका मसला जो कि सॉल्व किया जाएगा। क्लास 5 में कहता है इन दिस आर्टिकल अनलेस कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्स पर्सन इंक्लूड एनी बॉडी पॉलिटिक और कॉर्पोरेशन एनी अथॉरिटी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड एनी कोर्ट ट्राइब्यूनल अदर देन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और अदर ट्राइब्यूनल स्टेबल अंडर लॉ द आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। कोई भी बंदा अगर या कोई भी वफाक या हो चाहे प्रोविंशियल हो फेडरल लेवल हो और कोई भी हाई कोर्ट हो या ट्राइब्यूनल स्टेब्लिश हो जो कि अंडर द आर्म्ड फोर्सेस के आती हो उसी पे ही है प्रिस्क्राइब्ड लॉ ऑफिसर मीन्स। उसके बाद इन रिलेशन टू एन एप्लीकेशन अफेक्टिंग द फेडरल गवर्नमेंट और एन अथॉरिटी ऑफ और अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट द अटॉर्नी जनरल होगा उसका और एनी अदर केस द एडवोकेट जनरल फॉर द प्रोविंस इन विच द एप्लीकेशन इज मेड। अब ये था आर्टिकल 199 जिसके तहत 5 रिट हम जो दायर करते हैं हाई कोर्ट में जो कि पहले थी रिट ऑफ मंदामस, उसके बाद ही प्रोहिबिशन, उसके बाद रिट ऑफ सर्शोरी, उसके बाद क्यू वारंट, उसके बाद हीवियर कार्पर जिसके तहत हम हाई कोर्ट में 199